नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मित्रों, इस प्रगति डिजिटल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक लाइट। जो प्रकाश का जो टॉपिक है वो अपने आप में एक इनोवेटिव टॉपिक है और सीखने और सिखाने वाले दोनों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है ये। इसके कुछ फिनोमिना जैसे होते हैं जो अपने आप में जो डिलेमा लिए हुए हैं, अपने आप में जो दुविधाएं क्रिएट करते हैं, इसलिए समझना और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। आज के अपना टॉपिक जो समझाने का जो एंगल रहेगा, जो जिस एंगल से अपन जो बातें समझेंगे, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको डिलीवर कर रहा हूं जो आपको और मुझे ये सोचने को मजबूर करें कि इस टॉपिक को क्यों पढ़ें और पढ़े तो उसको किस एंगल पे अपन उस चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करें, उन चीज़ों को समझें। ऐसी कुछ बेसिक एक्टिविटीज हैं जो आपको इस टॉपिक में करनी चाहिए। लाइट को समझने के लिए कुछ टॉपिक एक्टिविटी जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड भी है और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंटरेस्टिंग है। तो आइए चलिए अपन अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, लाइट को समझने से पहले मैं आपको चाहूंगा कि आप इन पॉइंट्स पे कुछ सोचें, बहुत मंथन करें और आज तक का जो अवेलेबल नॉलेज है उससे आप कुछ डिस्कस निकालें। आपको अगर नहीं आ रहा है तो आपके अंदर एक जिज्ञासा और एक तड़प पैदा करें कि इन चीजों को आप समझें। और जब ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे तब लगभग इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप देने की कंडीशन में होंगे। तो ये आपके लिए लर्निंग आउटकम का भी पार्ट रहेगा कि ये पार्ट पढ़ने के बाद आप क्या सीखने वाले हैं। ये इतनी सारी चीजें हैं। मुझे बताइए कि एक क्वेश्चन है मेरा कि हम आंखों से देखते हैं या प्रकाश से। आप सोचिए कि अपन लोग देखते किससे हैं? अगर अपन आंखों से देखते तो अंधेरे में भी देख पाते, और अगर अपन हो गए प्रकाश से ही देख पाते तो अंधा आदमी क्यों नहीं देख पा रहा है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंपल लग रहा है बट आपको सोचना चाहिए। क्या वास्तव में ये एक फैक्ट है कि प्रकाश क्या है, इसके सोर्स क्या हो सकते हैं? जैसे नेचुरल सोर्स में अपन लोग सन को, सूरज को लेते हैं, लेकिन और आर्टिफिशियल सोर्स क्या है, इसका नेचर क्या है, इसके बारे में 17वीं शताब्दी से लेकर के अब भी जो है वो वैज्ञानिकों के बीच में डिस्कशन के पॉइंट्स हैं। क्या प्रकाश एक तरंग है? क्या प्रकाश एक हो गया उसमें चलता कण के रूप में चल रहा है? क्या प्रकाश फोटोन के रूप में चल रहा है? इसके कुछ फिनोमिना, इसके कुछ जो गुण होते हैं वो अपन लोग उससे वेव से समझा रहे हैं, कुछ गुण अपन इसकी कणीय प्रकृति से समझा रहे हैं, और फिर जो इसका ड्यूल नेचर है वो कैसे काम करता है इसको अपन समझेंगे। अगला टॉपिक है कि जो छाया क्यों बनती है। अगर अपन किसी लाइट के सामने खड़े हैं तो एक इमेज बनती है, ये आपने और हमने सब ने एक्सपीरियंस की है। आपने देखा होगा कि इमेज की जो साइज है वो अप या डाउन होती है। आपने देखा होगा कि दोपहर के टाइम इमेज अलग टाइप की होती है, सुबह मॉर्निंग में अलग होगी, इवनिंग में अलग होगी। तो जो लाइट के सोर्स से इमेज की साइज कैसे बदलती है आपको देखना है, इस एक्टिविटी को एक्सपीरियंस करना है। आपको एक बार अंधेरे कमरे में जाकर के कोई मोमबत्ती को जलाना है या लालटेन या चिमनी इस टाइप का चला करके आपको अपनी जो बनती हुई इमेज को देखना है, और आपको देखना है और उसका एंगल चेंज करते हुए इमेज का एंगल कैसे चेंज हो रहा है एक्सपीरियंस करना है। आप और हमने सबने कठपुतली का गेम देखा है। कठपुतली के गेम में इसका कॉन्सेप्ट जो है वो इसी पर आधारित है, छाया पर ही। अपन जानते हैं, या बाबू जी की फड़ अपन ने देखी है, जो किस तरीके से एक इमेज चल रही है। जैसे जो कठपुतली का गेम है, इसमें जो कठपुतली के जो फिगर्स हैं, जो डायग्राम्स हैं, उसको उसमें पर्दे पर लिए जाते हैं और जो ऑब्जेक्ट हैं उनको इस तरह से हिलाया जाता है, और हिलाने के कारण वो चलचित्र जो है वो चलते हुए या वास्तविक अनुभव होते हैं। तो ये किस तरीके से जो बाबू जी की फड़। इसके अलावा जो है दर्पण क्या है, जिस दर्पण को आज अपन देख रहे हैं जो कि जनरली जैसे कांच का बना होता है, क्या जब कांच का आविष्कार नहीं हुआ उस टाइम भी दर्पण था? और अगर दर्पण था तो फिर वो किसका बना था? अर्ली फेज में दर्पण जैसे किसी धातु के बने या बाद में किसी पत्थर के बने।
आज की तारीख में भी केरल में जो है अरनमुला कन्नाडी करके एक पद्धति है जिसमें धातु और पत्थर से इनकी दर्पण बनाए जाते हैं। आपको ये एक्सपीरियंस करना है, देखना है कि लैटरल इन्वर्जन कैसे होता है। आप एक दर्पण के सामने खड़े होंगे तो अपना लेफ्ट हैंड अप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी इमेज में कौन सा हैंड अप हो रहा है। आप नाक के अंदर पहनी हुई फिनिश से उसको देख सकते हैं। इसका बेटर एग्जांपल एम्बुलेंस का है। आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस के ऊपर आगे जो अक्षर लिखे होते हैं, अपन क्लास में और सारे आप लोग हैं उनको जब पता करिए कि उसके ऊपर उल्टे अक्षर में क्यों लिखा होता है और उसको सीधा लिख दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, आपको देखना है। आपको ये इस टाइप के ऐसे करना है कि ऐसे जो मिरर लेने हैं, इस टाइप के मिरर के टुकड़े लेने हैं। इस टाइप से आप मिरर लेंगे और इस मिरर को अलग अलग एंगल्स पे लगा करके इसकी इमेज चेक करेंगे। जैसे ये 90 डिग्री के एंगल पे लगाएंगे और उसके बाद में इसके एंगल्स को आप कम करेंगे, इसके बीच में किसी वस्तु को रख करके, तो आप देखेंगे कि बनने वाले इमेज की जो नंबर चेंज हो रही है और कितनी चेंज हो रही है। आप देखेंगे कई बार आपने देखा होगा, आप किसी मॉल में चेंजिंग रूम में जाते हैं, आप अपनी एक इमेज की बजाय खूब इमेजेस देखते हैं, इनफाइनाइट इमेजेस देखते हैं, तो ये इमेजेस कैसे बनी हैं। एक इस टाइप की आजकल कई इंटरेस्टिंग जो है टेबल वगैरह बनाई जा रही है। इस तरह से आपने मौत का कुआं देखा, जैसे अपन देखते हैं तो बहुत ज्यादा गहराई पे अपन को दिखता है। ये कैसे दिखता है? हर बंदे को जो प्रकाश को पढ़ना चाहता है उससे मेरी एक सलाह है कि वो एक बार पेरिस्कोप एंड क्लाइडोस्कोप को जरूर बनाए। इनकी पेरिस्कोप क्या होती है? पेरिस्कोप ये होगा, पेरिस्कोप के अंदर अपन ये देखेंगे कि पेरिस्कोप जो होगा अपने पास में, उस पेरिस्कोप में अपन ये देख पाएंगे कि ये ऑब्जेक्ट अपन को कैसे दिखेगा। ये अगर यहां से अगर अपन, और ये जो बंदा यहां खड़ा है, ये एक दीवार है, ये एक दीवार है, और जो देखने वाला जो बंदा है वो यहां खड़ा है। तो इसको देखने के लिए अपन इस टाइप की एक पेरिस्कोप बना देंगे। ये इस तरह से पेरिस्कोप बना के इसको देख सकते हैं। अपन एक दर्पण यहां बनाएंगे और एक दर्पण यहां रखेंगे। इस दर्पण से बनने वाली इमेज इसमें दिखेगी और इस इमेज को ये बंदा यहां देख पाएगा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है पेरिस्कोप का। आप सभी एक बार पेरिस्कोप बनाएंगे। इस तरीके से एक हो गया, पाइप लेंगे और इस पाइप के अंदर एक ये पेरिस्कोप, एक मिरर यहां डालेंगे, एक मिरर यहां लगाएंगे और इसको लगा के देखेंगे। अगर जनरली अपन देखते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, लेकिन फिर भी अपन ये मुड़ी हुई नली के माध्यम से अपन इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। ये पेरिस्कोप है, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसके अलावा आप लोगों को ये भी देखना चाहिए कि क्लाइडोस्कोप कैसे बनता है। क्लाइडोस्कोप बहुत रंग बिरंगी चीजें देखने के लिए काम आएगा। आपको एक बार क्लाइडोस्कोप जरूर बनाना चाहिए। देखिए, जो किताब में लिखा हुआ है उसको पढ़ना और आप तक डिलीवर करना, ये एक बहुत आसान काम है और बोरियत भरा वर्क भी है। और आज जब एआई और मशीन लर्निंग के युग में इससे फैक्चुअल नॉलेज को डिलीवर करना कोई ज़्यादा जो वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट नहीं रह पाता है। आपको ये चाहिए कि ये जो चीज़ें अगर आप जो पढ़ रहे हैं तो इसमें एक्टिविटी को थोड़ा सा इन्वॉल्व करें। बहुत बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन आप करके देखेंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। ये देखिए, जैसे क्लाइडोस्कोप में आप ऐसे करेंगे कि इस तरीके से 3 आप मिरर लेंगे। ये इस तरीके से 3 मिरर लेंगे एक ही साइज के, और इन तीनों मिरर को इस तरीके से 60 डिग्री के एंगल के साथ में जोड़ देंगे। ये इस तरीके से सपोज आपने 3 मिरर लिए हैं, ये आपके पास में 3 मिरर हैं। इन तीनों मिरर को आप ऐसे लगा देंगे। ऐसे लगा करके आप जो है वो क्लाइडोस्कोप बनाएंगे और फिर क्लाइडोस्कोप के अंदर से आप देख करके पता करेंगे कि आपको चीजें कैसे दिखती है। और हर बार बदलती हुई चीजें दिखती है, हर बार रंग बिरंगी चीजें दिखती है। आप क्लाइडोस्कोप, हर विद्यार्थी को जो प्रकाश को समझना चाहता है उसे क्लाइडोस्कोप बनाना चाहिए। अपन जनरली अभी जो शैडो की बात कर रहे थे, अभी अपन छाया की बात कर रहे थे, तो ये छाया जो है वो क्या बहुत हाइट पे उड़ते हुए एरोप्लेन
बहुत हाइट पे उड़ते हुए पक्षी है, उनकी भी क्या छाया बनती है और उनको छायाओं को आपने देखा है कभी? और अगर नहीं बनती है वो छाया तो क्यों नहीं बनती है, ये आपको पता करना है। वो छाया क्यों नहीं बनती है? और अगर जैसे ये तो हो नहीं सकता कि छाया बनती नहीं है, और बनती है तो हमें क्यों नहीं दिखाई देती, इसे अपन को देखना है। ये एक्सपेरिमेंट आप जरूर करें अगर आप प्रकाश को पढ़ना चाहें। अपने घर में जो चम्मच है, थोड़ा सा साफ चमकती हुई सरफेस का चम्मच लें और उसके चम्मच के आगे की तरफ देखें और पीछे की तरफ देखें और लिखें कि आगे आगे की अगली साइड में देखने पर आपको क्या दिखा और आपने पीछे से देखा तो आपको कैसा दिखा। इसको आप जरूर देखें। ये जैसे मेरे बता देने से कि आगे देखने पर ऐसा दिखेगा और पीछे देखने पर ऐसा दिखेगा, जब तक आप रियल अनुभव नहीं करेंगे, जब तक आपको दर्पण का ये गुण आपको समझ में नहीं आएगा। ये वक्रीय दर्पण के बहुत अच्छा फैक्ट है। क्या दर्पण और लेंस से आग लगा सकते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आपके पास में एक दर्पण है और आपके पास में एक लेंस है। अलग अलग प्रकार के लेंस हो सकते हैं, गोलीय लेंस है। क्या उसकी हेल्प से आप आग लगा सकते हैं? आप हिमालय की बहुत हाई हिल्स पे खड़े हैं जहां पर सन रेज बहुत लिमिटेड मात्रा में आ रही है, आपके पास में कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जिससे आप आग जला सकते हैं। आपके पास में अगर दर्पण है, आप अगर दर्पण को कंसंट्रेट कर करके किस तरीके से आग लगा सकते हैं। आपके पास में कन्वर्जिंग लेंस है तो आप किस तरीके से आग लगा सकते हैं। और आप इसको अपने टीचर या अपने बड़ों के मार्गदर्शन में इसको आप एक्टिविटी को आपको करके देखना है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इससे इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस की जा सकती है कि आग लगाना तो दूर की बात, स्टील को पिघलाया जा सकता है। इसी कॉन्सेप्ट पे सोलर, जो कि सोलर कुकर होता है, वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। सन की रे को कलेक्ट किया जाता है, एक जगह पर हुए टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है। ये सोलर कुकर, आप एक स्मार्ट सोलर कुकर बनाइए। आप अपनी एक्टिविटी के अंदर सोलर कुकर बना के देखिए और सोलर कुकर में आप छोटे छोटे काम को उसको करिए और उसको मॉडिफाई करिए। ये आपकी एक्टिविटी के अंदर आप इसको करिएगा। एक फैक्ट जो यहां मैं और बताना चाह रहा हूं आपको, आपने कभी किसी पंडित को हाथ दिखाया हो या कभी आपने किसी बुक्स के अक्षर को जैसे मैग्नीफाई ग्लास से बड़ा करके देखा हो, तो वो अक्षर बड़े कैसे होते हैं? एक जो है कांच का टुकड़ा है और आपने देखा होगा कि अलग अलग एंगल पर बड़े होते हैं। एक एक लिमिटेड एंगल से ऊपर लेके गए बड़े होने बंद हो जाते हैं, एक फिक्स एंगल पे आपने ले जा करके खड़े किए तो वो अक्सर बड़े दिखते हैं। आपको करके देखना है और इसका रीजन ढूंढना है कि ऐसा क्यों होता है। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि ये ऐसा क्यों होता है। आपने देखा होगा कि जो मैंने कहा नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट बिल्कुल जो सूर्य है, सन है, लेकिन आप बताइए कि सूर्य से इस प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कुछ समय लगता है, और समय लगता है तो वो कितना लगता है? और अगर एक बार सूर्य से प्रकाश आ गया और फिर सन गायब हो गया तो क्या वो वहां से निकला प्रकाश और पृथ्वी पर पहुंचने वाले प्रकाश का जो भी टाइमिंग होगा वो क्या नेक्स्ट प्रकाश फिर कितने टाइम तक नहीं आ पाएगा? इस कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट को आप समझना, लगभग 8 मिनट का समय होता है। तो आप कैसे होता है, देखिए कुछ घटनाएं आपको मैं और सलाह दूंगा कि आज ही आप करके देखेंगे। लाइट चैप्टर पढ़ने से पहले कंडीशन है कि आप ये कुछ घटनाएं करेंगे। आप एक कांच की ग्लास के अंदर हो गया पेंसिल को रख के देखेंगे और देखेंगे कि वो पेंसिल कैसी दिखती है। आप एक कांच के ग्लास में ऐसे करेंगे, पानी भरेंगे, उसके अंदर हो गया पेंसिल डाल के देखेंगे। एक जो कांच की ग्लास में एक नींबू डाल के देखेंगे, नींबू की साइज और कांच की ग्लास में रखने के बाद नींबू की साइज कैसी दिखती है, आपको एक्सपेरिमेंट करना है। आप देखेंगे कि जो जैसे कांच की ग्लास में एक अपने सिक्का रखा, उसमें पानी भरा, सिक्का ऊपर उठा हुआ दिख रहा है। इसको कई बार जो सर्कस में एक स्पेसिफिक एंगल पर रखने के बाद में सिक्के को लोग जैसे गायब करके बताते हैं कि देखिए सिक्का इसमें किस तरीके से ग्लास से गायब हो रहा है। प्रकाश की गति जनरली ये अपन इस पार्ट में पढ़ेंगे कि जो प्रकाश, जो लाइट की गति होती है वो हवा में अलग होती है, जैसे कांच में अलग होती है, जैसे पानी में अलग होती है। तो अलग अलग मीडियम में लाइट की गति अलग अलग होती है। तो ये गति क्यों बदलती है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। ये IIT जी और नीट का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसको आगे जाकर के अपन लोग ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी पर IIT के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको इसको समझना है। ये इतनी छोटी बात नहीं है
कि प्रकाश की गति मध्यम यानी माध्यम से बदल गई, इनकी इस माध्यम में प्रकाश गति इतनी होगी, वो बदली तो क्यों बदली, और बदलने पर प्रकाश का कौन सा गुण बदला, क्या प्रकाश की आवृत्ति बदली, क्या प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बदला, आपको समझना है। जब आप मेरे साथ पढ़ें तब इन चीजों को गौर करें, इनको देखें अच्छे तरीके से, इनको ऊपर एनालाइज करें, और अगर आपने चैप्टर पढ़ा है पहले से तो आपको इसके ऊपर डिस्कस करना चाहिए। ये आपके घर में जैसे कॉमन बात रही होगी कि आपके चश्मे का नंबर क्या है, कि मेरे चश्मे का नंबर है +1 है, यानी कि 0.05 है, उसके आगे बंदा या तो लगाता है कि +1 है या -1 है। तो ये जो चश्मे का नंबर जो +1 क्या होता है, ये -1 क्या होता है, एक जो पढ़े लिखे बंदा जिसने प्रकाश पढ़ा है उसको इस चीज का नॉलेज होना चाहिए, और आपको समझना है, आपको इस बात का पता करना है कि ये +1 और -1 क्या है। आपने घर में अपने दादाजी के या आपके पापा के अगर चश्मे देखे होंगे तो वो द्विफोक्सी जो लेंस को लिए हुए होते हैं, और डॉक्टर कहते हैं कि आपको जो बाईफोकल लेंस लगेंगे, आप उस चश्मे पर हाथ फेर के देखिए, ऊपर से और जो नीचे से चश्मा अलग अलग प्रकार के दो उसमें आपको लेंस नजर आएंगे। तो ये जो क्यों यूज किए जाते हैं, इनका क्या मतलब है, ये आपको समझना है। ये आप इंटरेस्टिंग तरीके से इसको देखेंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। इंद्रधनुष कैसे बनता है, इंद्रधनुष आपको अपनी स्केल से, आपको पानी से इंद्रधनुष बना के देखना है। खाली इंद्रधनुष को पढ़ लेने से और इंद्रधनुष कभी जब बना होगा तब देख लेने से इंद्रधनुष को आर्टिफिशियली बनाइएगा। आप ये जैसे पता करिए, ये जो विज्ञान में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए, जो ऑप्टिक्स पे काम करते हैं उनके लिए भी मैं ये कहूंगा कि इस पॉइंट पे सोचिए, क्या प्रकाश 7 रंगों का ही है, क्या बेसिक नेचर के अंदर जो कलर है वो 7 ही है, क्या 7 से ज्यादा नहीं हो सकते या 7 से कम नहीं हो सकते, और ये सारे कलर व्हाइट कलर में ही क्यों है। मैं कह रहा हूं कि सफेद रंग, सफेद प्रकाश जो है वो 7 रंगों से मिलकर बना है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको सोचना है और समझना है। जब प्रकाश की किरणें आपस में टकराती है, ये कुछ जो अभी के अब जो फैक्ट आगे के हैं, ये रियल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फैक्ट हैं, जो रियल ऑप्टिक्स के फैक्ट हैं, जो आपको समझने चाहिए कि प्रकाश की किरणें आपस में टकराने पर इनकी स्पीड पे क्या फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। ये ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी का मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब प्रकाश की किरण माध्यम से निकलती है तो इसके वेग में परिवर्तन होता है। तो ये वेग में परिवर्तन के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, इसको अपन इससे समझते हैं। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जितने भी कॉन्वेक्स लेंस होते हैं वो क्या अभिसारी लेंस होते हैं, ये बात आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद समझ में आएगी। हाँ, एक बात ये मैं आपको बार बार कहूंगा कि एक प्रकाश केंद्र होता है, ये जैसे लेंस के अंदर ये प्रकाश केंद्र होता है, और प्रकाश केंद्र से प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। ऐसा क्यों, ये प्रकाश के अंदर से बिना मुड़े हुए सीधी क्यों निकलती है, ये मेरे जो फैक्ट है, ये मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैं। मैं आपको कहूंगा कि आप इनमें से काफी कुछ जिज्ञासाओं के ऊपर ये चैप्टर शुरू करने से पहले आप सोचें, आप इसके ऊपर एक बहुत अच्छी समझ पैदा करने की कोशिश करें। जो एक्टिविटी मैंने करने के लिए कही है लाइट की, इन कुछ एक्टिविटियों को आप करें और फिर अपन अपने जो रियल कंटेंट पे आते हैं, जो अपना रियल टॉपिक जो अपन को पढ़ना है उसके ऊपर अपन आ रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि अगर उसको अच्छे से समझना ही है, अगर आपको प्रकाश को अच्छे से पढ़ना ही है और प्रकाश को जीना है, प्रकाश को समझना नहीं है, प्रकाश के बारे में जब अपन टॉपिक पढ़ ही रहे हैं तो ये आपकी जैसे लॉन्ग टाइम जो मेमोरी के अंदर स्थायी ज्ञान हो जाए, उसके लिए आप उन एक्टिविटियों करिए, उन क्वेश्चन के ऊपर मंथन करिए। आपको रात के अंदर नींद नहीं आनी चाहिए, ऐसे कुछ क्वेश्चन जब प्रकाश पढ़ते वक्त आपके दिमाग में आने चाहिए, रात की नींद उड़नी चाहिए। आप अगर सोचें, आप अपने मित्रों के साथ डिस्कस करें कि प्रकाश के बारे में इतने इंटरेस्टिंग फिनोमिना हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। आपके बुक में लिखा नॉलेज और जो मैं जो बता रहा हूं विज्ञान का, वो नॉलेज अल्टीमेट नहीं है। आप ही वो फ्यूचर के साइंटिस्ट हैं, आप ही वो लोग हैं जो इस नॉलेज को मॉडिफाई करेंगे, इसमें नई बातें जोड़ेंगे और नई बातें जुड़ेगी। आज से जब आने वाली पीढ़ी जब प्रकाश पढ़ाएगी तो इस प्रकाश के अंदर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फिनोमिना ऐड होंगे
और नई बातें आएगी और वो आप ही लाएंगे। चलिए, जो एनसीईआरटी का जो टॉपिक है प्रकाश, उसको अपन लोग शुरू करते हैं। उसकी जो बेसिक जो टेक्स्ट बुक में जो बातें लिखी हुई उसके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। इन्होंने लिखा है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, हमें अपने आसपास की वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है। प्रकाश एक एनर्जी का रूप है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, और प्रकाश की सहायता से अपन देख पाते हैं। ये देखने के लिए प्रकाश का होना जरूरी है। अपन देख पाते हैं, देखने के लिए आपको आंखें चाहिए, लेंस चाहिए, इमेज का फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन वो सारी चीजें तब तक संभव नहीं है जब तक अपने पास में प्रकाश नहीं है। तो प्रकाश जो है वो ऊर्जा का एक रूप है और देखने में हमारी हेल्प करता है, सहायता करता है। जो प्रकाश, ये आपके एक बोर्ड का क्वेश्चन है कि प्रकाश जो है जिस स्पीड से चलता है उस स्पीड को अपन, प्रकाश जिस वेग से चलेगा वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। इसको अलग अलग यूनिट चेंज करके आपसे पूछा जा सकता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये प्रकाश का वेग है। मतलब 3 × 10⁸ मीटर चलता है प्रकाश एक सेकेंड में। एक सेकेंड में प्रकाश, और ये प्रकाश की वैक्यूम में जो जनरली स्पीड है, जैसे वैक्यूम या अपन आप कोई भी ले लेंगे ग्लास या पानी या हवा, तो उसमें प्रकाश का वेग माध्यम के अकॉर्डिंग इससे कम होता जाएगा, इससे थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर किलोमीटर की यूनिट अगर चेंज कर दे और ये यूनिट चेंज कर दे तो इसकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। आरबीएससी बोर्ड का ये एक मोर कॉमन क्वेश्चन है कि बताइए प्रकाश का वेग कितना होता है। तो प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। प्रकाश ऐसे सीधा चलेगा, प्रकाश जो है वो सीधा चलेगा। प्रकाश कभी भी जो टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है। बिल्कुल कैसे? प्रकाश कभी भी जो है वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा। प्रकाश जब भी चलेगा वो सीधा चलेगा। ठीक है, प्रकाश को आप टेढ़ा मेढ़ा नहीं चला सकते। प्रकाश कैसे चलेगा? प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलेगा। देखिए प्रकाश जो है वो इस टाइप से जो है वो सीधी रेखा में चलेगा। प्रकाश के चलने के लिए जो है वो रेज होती है, और रेज की हेल्प से ही प्रकाश चलेगा। किसकी हेल्प से चलेगा? इनकी रेज की हेल्प से ही प्रकाश आपको चलता हुआ नजर आएगा। इसके लिए आपको कुछ एक्टिविटी पे आपको जो ध्यान देना चाहिए, आपको इसको ऐसे हवा में नहीं उड़ा देना चाहिए कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। अगर प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश ऐसे चलेगा सीधी रेखा में। ये प्रकाश की एक किरण है, ये प्रकाश की एक किरण है। इस तरीके से प्रकाश जो है वो हजारों की संख्या में ऐसे किरण के साथ चलेगा। रेज के फॉर्म में जो प्रकाश चलता है, प्रकाश ऐसे किरणों के रूप में चलता है। इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझा जा सकता है। आप एक ऐसे मोमबत्ती लें और एक जो माचिस की डिब्बी में ऐसे करें, छेद कर लें। ये किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि आप ऐसे, जैसे ये आपने मोमबत्ती ले ली, ये आप मोमबत्ती लें और इस तरीके से आप ऐसे करें कि ये गत्ते लगाएं, ये एक गत्ता, ये दूसरा गत्ता, ये ऐसे तीसरा गत्ता, और इसमें इक्वल जगह पर छेद करें। ये इस तरीके से छेद करके, और यहाँ पर ये जो है पर्दा है, इसके ऊपर देखेंगे कि इस लौ की इमेज यहाँ बनेगी, इस लौ की इमेज। अब इसको पर्दे इसी किसी एक अपन इस कार्डबोर्ड को ऊपर नीचे कर दें तो ये प्रकाश की रे ऐसे सीधी यहाँ पे नहीं जा पाएगी, ये ऊपर नीचे होते ही। तो इस प्रयोग से, ये एनसीईआरटी का एक्सपेरिमेंट है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कभी भी इस तरीके से मुड़ी हुई रेखा में प्रकाश नहीं चलेगा। प्रकाश की सबसे पहली कंडीशन है प्रकाश स्ट्रेट चलता है, प्रकाश जो सीधी रेखा में चलता है। अपन जो स्टैंडर्ड पे जो बात कर रहे हैं उसके लिए प्रकाश स्ट्रेट ही चलेगा। आगे की हायर क्लासेज में प्रकाश जो है टेढ़ा चल सकता है, लेकिन अपन जिन फिनोमिना पे, अपन जिन जो टॉपिक पे बात करेंगे, अपवर्तन और परावर्तन पे बात करेंगे, उसमें प्रकाश सीधा ही चलेगा, प्रकाश सीधा चलता है। मैंने क्या कहा, प्रकाश के टॉपिक में बहुत सोचने की बात है, इसलिए जो है वो
इसको पढ़ाने से पहले 2 दिन तक आपसे मंथन कराया जाए, आपसे ये कहा जाए कि आप प्रकाश के बारे में सोचिए, आप प्रकाश की खूब फिनोमिना के बारे में जान के आइए, आप रमन इफेक्ट लेके आएंगे, आप कॉम्पटन इफेक्ट लेके आएंगे, आप व्यतिकरण लाएंगे, आप प्रकाश का ध्रुवीकरण लाएंगे। जब आप पढ़ेंगे, जब नेट पे देखेंगे, जब आप अलग अलग सोर्सेस से चीजों को पढ़ेंगे, तो हमें जो इनिशियल फेज के जो प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन पढ़ाने में बहुत सोचना पड़ेगा। तो आपको यह देखना है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलेगा, प्रकाश एक सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड रे में चलेगा, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलेगा। इस चीज को ध्यान रखना है। प्रकाश कैसे चलेगा? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलेगा। प्रकाश एक सरल रेखा में और सीधी रेखा में चलता है, और प्रकाश की किरण सीधी रेखा के अलोंग प्रकाश की किरणों का एक जो ग्रुप होता है, प्रकाश जो अकेली किरण नहीं होती है, इसके अंदर रेज का जो है वो ग्रुप के साथ में प्रकाश की किरण चलती है। ओके, भी चलती है। देखो, आपने देख ही लिया, ये प्रगति डिजिटल एकेडमी की हमारी इस तरीके से ये हमने रे बनाई है, एक इस तरीके से मोमबत्ती से एक सिंगल रे इस टाइप से चल रही है। ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है देखने वाला, तो उसको मोमबत्ती किस टाइप से खूब इसी रे को एलोबरेट करके देखेंगे तो ये जो ग्रुप ऑफ रेज है, खूब ज्यादा रेज मिलकर के एक सिंगल रे की फॉर्म में हम इसको समझा रहे हैं। अब आप देखेंगे कि अगर ये प्रकाश की किरण सीधी चली, एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना पे आते हैं। आपने ये समझ लिया कि प्रकाश जो है वो सीधा चलता है। प्रकाश क्या करता है? जो सीधा चलता है। इस बात को तो अपन लोग जैसे समझ ही चुके, और अपन ने समझ ही लिया है कि प्रकाश जो है वो बिल्कुल सीधी दिशा में गति करेगा। बिल्कुल करने देते हैं प्रकाश को सीधा गति। अब आप देखेंगे कि ये प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण और ये प्रकाश की किरण, अगर जब तक कोई चीज इनके सामने नहीं आएगी जब तक ये चलती रहेगी। लेकिन अगर ये प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है और इधर यहां सामने कोई दीवार आ गई या कोई ऐसी इमेज आ गई जिससे प्रकाश की किरण आगे नहीं जा सकती, तो देखिए ये प्रकाश किरण मुड़ के वापस आएगी। कैसे? ये प्रकाश की किरण है, ये एक प्रकाश किरण थी जो यहां से आई ऐसे, लेकिन यहां से टकराने के बाद में ये वापस आ जाएगी। यानी प्रकाश की किरण जैसे ये जनरली किसमें होगा? ये फिनोमिना आपको कहां देखने को मिलेगा? ये आपको खूब जगह पर देखने को मिलेगा। देखिए, ये मेरे पास में कोई सरफेस है, इस सरफेस पे ये मेरे पास में, अगर मैं इसको यहां इस तरीके से मारता हूं तो ये इससे आगे पार नहीं जा रही है, इससे टकरा करके वापस आ रही है। ये मेरे पास में एक जो है वो मिरर है, इस मिरर पे इस तरीके से मैं मारूंगा तो भी प्रकाश की किरण इस तरीके से टकरा करके वापस आएगी। लेकिन अगर ये सरफेस ऐसी हो जो आर पार हो तो इसमें ये प्रकाश की किरण आप देख रहे हैं कि आगे चली गई। ये देखो प्रकाश किरण बोर्ड पे आ गई, लेकिन अगर ये जो इमेज थी, ये जो सरफेस थी, इस सरफेस से मैंने मारा तो ये प्रकाश किरण यहीं रुक गई, इसका मतलब ये आगे नहीं जा पाई। तो प्रकाश की किरण जब किसी ऐसी जगह पर पड़ती है जो सतह अपारदर्शी है, आर पार नहीं है, तो प्रकाश की किरण जो टकरा करके वापस आ जाती है। इसको मैं इस तरीके से बना देता हूं कुछ। देखिए, मैंने ये जो है वो एक ऐसी सरफेस बना दी, जैसे ये सरफेस ये भी हो सकती है जो मेरे पास में थी। अभी मेरे पास में ये सरफेस है ऐसे, ये मैंने सरफेस बना दी ऐसे। इस सरफेस पे अब जब भी मैंने प्रकाश डाला तो जैसे ये मेरी प्रकाश की किरण आई, ये मेरी प्रकाश की किरण थी जो आ गई। अब ये आने के बाद में या आगे तो जा नहीं पाएगी, तो ये टकरा करके वापस आएगी, ये टकरा करके ये वापस आएगी। इसी को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन क्या कहते हैं? कि जब भी प्रकाश की किरण किसी ऐसी जगह से टकराती है जिससे आर पार नहीं जा सकती, जो सतह पारदर्शक नहीं होती, उससे टकरा करके जब प्रकाश की किरण वापस आती है तो इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, आने वाली किरण को अपन कहेंगे, आने वाली मतलब आपतित, इस किरण को अपन क्या नाम देंगे? आपतित। और ये जो किरण यहां से वापस गई है वो परावर्तित, इस किरण को अपन क्या कहेंगे? परावर्तित।
आने वाली किरण आपतित किरण, और जो किरण वापस गई है वो किरण है परावर्तित किरण। आपको यहां तक चीजें समझ में आई होगी। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि प्रकाश इस तरीके से रेखा के फॉर्म में, इस तरह से किरण की फॉर्म में चलता है, प्रकाश सीधा चलता है। जब तक कोई ऐसा माध्यम नहीं आता जिससे प्रकाश जो टकरा करके वापस आ सके, प्रकाश सीधा चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही कोई अवरोधक आएगा, जिसी तरीके से कोई ऐसी सतह आएगी, जैसे दीवार आ गई, इस तरीके से जैसे कोई दर्पण आ गया या ऐसी कोई सतह है, तो ऐसे प्रकाश टकरा करके वापस आता है। तो जो आती है प्रकाश किरण वो आपतित कहलाती है, और जो टकरा करके वापस आती है इसको परावर्तित कहते हैं। ये घटना परावर्तन कहलाती है। ये घटना क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से एलोबरेट किया जाए, इसको कुछ समझाया जाए, और देखिए समझते हैं। अब आप मेरे साथ थोड़ी देर के लिए जुड़े रहें। देखिए ये जो सरफेस ऐसे जो मैं बढ़ा रहा हूं ना, इसका मतलब है ये दर्पण है। ये क्या है? ये मित्रों क्या है? ये दर्पण है। अब जनरली दर्पण में या प्रकाश की किरण को डालने के लिए मुझे एक इमेजनरी लाइन बनानी होती है 90 डिग्री की। कितने डिग्री की? ये 90 डिग्री की। और जो 90 डिग्री का जो भी लाइन अपन बनाते हैं किसी लाइन के साथ में, जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस में मैंने ये 90 डिग्री बनाया है, तो ये इसको अपन लंब कहते हैं। 90 डिग्री वाला क्या होता है? लंब, यानी अभिलंब। मैंने क्या बनाया है? ये एक अभिलंब बनाया है। ये क्या बनाया है? अभिलंब बनाया है। ये अभिलंब हो गया। अब इस अभिलंब के साथ में कुछ भी कोण बनाते हुए ये प्रकाश की किरण मैंने यहां डाली। जैसे जो भी हो सकता है, ये कोण जैसे 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री के कोण के साथ प्रकाश की किरण आई, तो ये टकरा करके वापस 30 डिग्री से ही जाएगी। इसको आप प्रयोग करके देख लीजिएगा। कितने डिग्री से जाएगी? ये 30 डिग्री से ही जाएगी। ये आने वाली किरण क्या कहलाती है? आपतित किरण। आपतित किरण क्या कहलाती है? आपतित किरण। इसको अंग्रेजी में थोड़ा सा लिखना चाहे तो आप लिख दें, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? इंसिडेंट रे। देखिए ये जो है वापस यहां से जो टकरा करके वापस आई, तो ये कहलाती है परावर्तित। ये क्या कहलाएगी? परावर्तित किरण। ये कौन सी किरण कहलाएगी? ये कहलाएगी परावर्तित किरण। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे ये रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्टेड रे। इनकी ये रिफ्लेक्टेड होकर के वापस आई है, रिफ्लेक्टेड रे। अंग्रेजी नाम याद रहे तो आप करिए, हिंदी नाम कम से कम आप याद कर लीजिए। और ये सारी क्रिया क्या कहलाती है? इसको कहते हैं परावर्तन। इसको क्या कहते हैं? परावर्तन। ये बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, परावर्तन को समझाइए। तो परावर्तन होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा करके वापस आती है तो उसको परावर्तन कहते हैं। इसमें आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और ये अभिलंब और इस टाइप की घटनाएं होती है। ओके, आप समझ गए होंगे यहां तक। मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नजर नहीं आ रही है। चलिए आगे चलते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं। अगला है प्रकाश का परावर्तन क्या है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, जब प्रकाश किरण वस्तु की सतह से टकराकर वापस आती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप रोक करके इसको लिख दीजिएगा। आने वाली किरण आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, अभिलंब, ये तीनों मैंने समझाया आपको। ये वाला कोण जो है वो ये कोण कहलाता है परावर्तन कोण। ये वाला कोण कौन सा कोण कहलाएगा? परावर्तन कोण। तो ये वाला कोण परावर्तन कोण है, ये वाला कोण परावर्तन कोण है। देख इसमें क्या, रे इन्होंने यहां से डाली इस डायरेक्शन से, तो ये आने वाली किरण आपतित किरण और ये जाने वाली किरण कौन सी हुई? ये एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है। एरो चेंज करके आप हमेशा पढ़ते रहे कि सब आने वाली किरण इधर से और जाने वाली इधर से, कोई जरूरी थोड़ी है। सोर्स ऑफ लाइट यहां भी हो सकता है, तो इन्होंने किरण यहां से डाली तो किरण यहां से निकल गई, तो आने वाली किरण आपतित किरण और जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और ये जो आपतन कोण और ये एंगल कहलाएगा परावर्तन कोण। यह विलंब मैंने आपको समझा ही दिया, ये आप इसको लिखें
और इसको समझें। इसको लिख करके इसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझ लें कि इसको लिख लें। देखें, आपके लिए टाइम है थोड़ा सा। परावर्तन को समझने के बाद जो हम आपसे समझाना चाह रहे हैं वो है परावर्तन के नियम। वो क्या बताना चाह रहे हैं? परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम आसान है, कोई नियम जैसे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, पर फिर भी आप समझिए। जब जिस बंदे को यह समझ में आ गया कि साहब परावर्तन ये होता है कि ये एक कोई भी ऐसी परावर्तक सतह, उस पे हम इस तरीके से काल्पनिक एक अभिलंब बनाते हैं और इस अभिलंब पर एक किरण डालते हैं जो कि आपतन किरण होती है, ये परावर्तित किरण होती है, ये आपतन कोण आई होता है, ये परावर्तन कोण आर होता है। यहाँ पर किरण का नाम लिख देते हैं आपतन किरण, और यहां पर जो है लिख देते हैं परावर्तित किरण, और ये यहां पर लिख देते हैं दर्पण, और यहां पे लिख देते हैं अभिलंब। इतना तो आपको अभिलंब हमेशा लिखना ही है। अब इसके नियम, इसका नियम नंबर 1 देखो। नियम नंबर 1 जो है, कितना इंटरेस्टिंग नियम है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री। तो आपतन कोण, मुझे बताओ कि आपतन कोण जो है बराबर होगा परावर्तन कोण के। किसके? परावर्तन कोण के। ये नियम है। इसको एंगल को ऐसे लिखते हैं, एंगल आई और ये एंगल आर। बस ये एक नियम है। नियम नंबर 1 क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आप अलग अलग एंगल लगा के देखिए, आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। कोई मुझे इसमें जो है वो बड़ी बात लगती नहीं है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे आपके साथ करनी है वो ये कि ये एक दर्पण है। इस दर्पण पे ये प्रकाश की किरण आई और ये प्रकाश की किरण गई, ये प्रकाश की किरण आई, ये प्रकाश की किरण गई, और ये अभिलंब है। ये अगर तीनों हैं, मुझे बताओ कि ये तीनों एक ही जो तल में है। देखो ये जो तल बन रहा है इस एक ही तल में है, ये अलग अलग जो है उसमें तल में नहीं है। यहाँ पर तल का मतलब ये है कि आप 9th क्लास के अंदर ये जो पढ़ चुके हैं कि जो भी चीजें होती है उसको समझाने के लिए इस टाइप के 3 एक्सिस काम में लिए जाते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। और कोई चीजें जब इन दो के बीच में ही हो, इन दो एंगल के हिसाब से ही अगर अपन जो समझा रहे हैं, ये जो सारी चीजें हैं वो एक ही जगह पर है, एक ही जगह पर है, तो इसको बोलते हैं एक ही तल। इसी को कहा जाता है एक ही, बिल्कुल एक ही तल। तो ये जो चीजें हैं वो एक ही तल में होती है। ये हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ये आपको समझना है कि चीजें किस तरीके से एक ही तल में होती है। तो अगली बात, इसका दूसरा नियम क्या है? दूसरा ये है कि आपने देखा कि आपतित किरण, आपतित किरण ले लें, दूसरी आपने ले ली परावर्तित किरण, ये रही परावर्तित किरण, और एक आपका टॉपिक है अभिलंब। ये अभिलंब, ये एक ही तल में, ये कहां है? एक ही तल में है, एक ही तल में है। बस यही नियम है। ये क्या है? एक ही तल में है, ये एक ही जगह पर। ये ऐसे नहीं है कि ये ऊपर से आएगी, ये नीचे से निकलेगी और अभिलंब ऐसे सामने बनाएंगे, नहीं। किरण ऐसे आ रही है, ये ऐसे जा रही है, ये जा रही है, एक ही तल में सारी घटनाएं होती है। इसको परावर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। ये आपको यहां से ढंग से समझना है। मेरे हिसाब से ये समझने के बाद में मैं आपको, देखो ये परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब जो है वो एक ही तल में होते हैं। यही नियम है, बस इसके अलावा कुछ भी नियम में नहीं है। और इंटरेस्टिंग भी है। आप एक ऐसे करिए,
मैं आपको ये कहूँगा कि आप एक ऐसी एक्टिविटी बनाइए। ये एक्टिविटी अगर मैं करा देता तो आप इस तरीके से कार्डबोर्ड लीजिए और इस कार्डबोर्ड के ऊपर जो है वो एंगल बनाइए। इस कॉपी के ऊपर क्या बनाना है आपको? एंगल बनाना है। और फिर इस एंगल के साथ में आप इसके ऊपर लाइट डालिए। ये लाइट जिस एंगल से जाएगी उसी एंगल से वापस आएगी और ये इस टाइप से एक अभिलंब बनेगा। तो ये जो चीजें अपन को ये शो करती है कि ये सारी चीजें एक ही तल में संभव हो पा रही है। देखिए जैसे ये लाइट यहाँ से जाएगी, जैसे मैं लाइट डालूंगा, ये लाइट जिस एंगल से मैं इसके ऊपर डालूंगा उसी एंगल से ये लाइट वापस आएगी। ये रिफ्लेक्टेड जो सतह नहीं है, अगर ये सतह ऐसी होती जो कि रिफ्रैक्टेड होती, अगर ये जो सतह है जो रिफ्रैक्टेड सतह है इसके ऊपर लाइट डाली जाएगी, ये लाइट जिस एंगल से जाएगी ये एंगल चेंज करूंगा, ये लाइट का एंगल चेंज होता रहेगा। ये यहां जाएगी और टकरा करके ये वापस आएगी। तो ये मैं आपसे ये समझाना चाह रहा हूं, आपको इसको अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, तो ये परावर्तन के नियम आप समझ चुके हैं। और अब अपना आज का लास्ट टॉपिक है जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक जो सिंपल प्लेन मिरर है, ये मेरे पास में एक मिरर है, ये मिरर देख रहा हूं मैं, ये मिरर है मेरे पास। इस मिरर के अंदर मैं ये देख रहा हूं कि मुझे जो लेफ्ट चीजें है वो राइट दिख रही है और राइट जो है वो लेफ्ट दिख रही है। मतलब ये जेब इधर दिख रही है। ऐसा क्यों? ये इमेज फॉर्मेशन का एक जो समतल दर्पण होता है उसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन या पार्श्व उत्क्रमण। देखो ये बंदा इधर देखता है, इसका राइट हैंड है लेकिन वो उसकी इमेज का लेफ्ट हैंड है। आप भी जो दर्पण के सामने खड़े होइए, जो सिंपल दर्पण के सामने दो तीन चीजें आप जरूर करिए। आप दर्पण के सामने खड़े होइए और आप देखिए कि मिनिमम किस साइज का दर्पण जो है आपकी बराबर इमेज बना देता है, जैसे बिल्कुल कटना नहीं चाहिए, और कितनी डिस्टेंस पे बनाता है। उसमें फोकल लेंथ भी इंपॉर्टेंट होती है कि वो किस डिस्टेंस पे बना रहा है। आप आगे जाइए, पीछे जाइए और देखिए कि आप एक फिक्स एंगल पे खड़े होते हैं जिसमें आपकी इमेज का कोई पार्ट नहीं कटता है और पूरी इमेज बनती है। ये जनरली आपकी हाइट, जो आपकी हाइट है उससे आधे हाइट का अगर दर्पण आप लेंगे तो आपकी एक्यूरेट इमेज उसमें बन पाएगी। आप बना के देखिए। आप लेटरल इन्वर्जन भी देखिए, जो लेफ्ट चीज राइट चीज है ये करके देखिए। तो ये आपको देखना है। ये पार्श्व उत्कीर्ण घटना में किसी वस्तु बाएं दाएं पक्ष समतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब में उल्टे दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए यदि अपना आप दायां हाथ करेंगे तो उसमें बायां हाथ दिखेगा और बायां करेंगे दायां दिखेगा। यही पार्श्व उत्क्रमण या लैटरल इन्वर्जन, अंग्रेजी वर्ड लैटरल इन्वर्जन है, ये आपको देखना है। लैटरल इन्वर्जन को बड़े अच्छे तरीके से समझना है। ये लैटरल इन्वर्जन के कारण ही देखिए एम्बुलेंस है। अब एम्बुलेंस जब पीछे से आ रही है और अपन जिसमें देख रहे हैं वो जो दर्पण है, आप जिसमें देखेंगे वो क्या है, देखिए ये मेरे पास में आपकी बुक है जिज्ञासा। मैं इस दर्पण में देखता हूं तो मुझे जिज्ञासा उल्टी लिखी हुई जो नजर आ रही है। आप भी इस तरीके से दर्पण लेकर के देखिए। लेकिन एक दर्पण में और ले लूं और उसमें वापस देखूंगा तो मुझे जिज्ञासा सीधी नजर आएगी। जैसे अगर ये दर्पण लिया मैंने, इस दर्पण में मैंने मेरा फोटो देखा, फिर वापस मैंने इसी फोटो को इस दर्पण में देखूंगा तो ये मुझे वापस सीधा नजर आएगा। यही कॉन्सेप्ट है कि एम्बुलेंस जो वर्ड है वो जब ये जो बंदा अपने कांच में देखेगा वापस तो ये उल्टी लिखी हुई चीज सीधी दिखेगी और यहाँ सीधा लिख लिया होता तो क्या दिखता, उल्टा दिखता। एम्बुलेंस में ही क्यों लिखें, दूसरी जगह क्यों नहीं लिखें? एम्बुलेंस जो है वो सेंसिटिव होती है। बहुत जल्दी जो ड्राइवर को पता चल सकता है कि कोई भी बंदा जीवन से लड़ रहा है जो इसमें बैठा है, उसको बहुत जल्दी जो है वो रास्ता मिल सके और हॉस्पिटल पहुंच सके। तो इसलिए इसको इस तरीके से लिखा जाता है। आप इसको लिखेंगे, आप इसको जो राइट डाउन कर देंगे। और अब इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आप मेरे साथ समझेंगे और दिल थाम के समझना है, रियली में ये समझने का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और आप इस डायग्राम का अभ्यास करिए, आप इस चित्र को बनाइए। देखिए जैसे अपन बात करते हैं
ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी एक वस्तु है। जनरली अपन देखते हैं कि एक वस्तु से जब प्रकाश की किरण टकरा के निकलती है तो खूब किरणें निकलती है, लेकिन कोई इमेज बनाने के लिए अपन को मिनिमम 2 किरणें चाहिए। मिनिमम कितनी किरणें चाहिए? ये 2 किरणें चाहिए। ये एक वस्तु है, ये एक दर्पण है, ये यहाँ पे क्या है? ये एक दर्पण है, और ये कोई देखने वाला बंदा है, जो आंख है, ये जिसके माध्यम से ये देख रहा है, ये इसके आईज है। आप देखेंगे कि जब यहां से प्रकाश की किरण आएगी तो आने के बाद में यहां से टकरा करके ये इस बंदे के आंख में जाएगी, ये एक किरण और आएगी, ऐसी खूब किरणें आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये 2 ही आ रही है। अब इस किरण के लिए ये अभिलंब है, और क्योंकि अपन को जब भी प्रकाश की एक भी किरण आती है तो अपन को अभिलंब बनाना होता है, यानी बिना अभिलंब के अपन यानी कि बिना अभिलंब के अपन ऑब्जेक्ट को नहीं समझाते। ये दोनों किरणें रियली में जो है वो नहीं मिलती है, लेकिन अगर इनको इस तरीके से पीछे बढ़ाया जाए तो ये इस टाइप से यहां पर चीजें पीछे मिलती हुई प्रतीत होती है, तो ये इसकी इमेज बनेगी। इस इमेज की खासियत यह है कि अगर ये ऑब्जेक्ट अगर इस दर्पण से h ऊंचाई पे रखा हुआ है तो इसकी इमेज भी नीचे h ऊंचाई पे बनेगी। इस इमेज की कुछ खासियत आप ध्यान रखेंगे कि एक तो ये इमेज जो है वो आभासी होती है। जब किरणें सीधी नहीं मिलती तो बनने वाली जो किरणें हैं वो आभासी होती है। कैसी होती है? आभासी होती है। ये आभासी मिलती हुई प्रतीत होती है। ये दूसरी जो विशेषता ध्यान रखनी है कि समान दूरी पर बनती है। समान दूरी का कॉन्सेप्ट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप अगर किसी दर्पण के सामने खड़े हैं, आपकी इमेज दर्पण पे बन रही है तो उतनी दूरी पे बन रही है जितनी दूरी पर आप दर्पण से दूर खड़े हैं। अपन जैसे जैसे दर्पण के पास जाएंगे तो अपनी इमेज भी पास आएगी, जैसे जैसे अपन दूर जाएंगे अपनी इमेज भी दूर जाएगी। तो ये समान दूरी पे बनती है। अगर ये h ऊंचाई पे है तो इमेज भी नीचे h ऊंचाई पे बनेगी। और जो तीसरी और इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी इमेज आभासी बनती है तो इमेज सीधी बन रही है। इमेज कैसी बनती है? अपन देखेंगे कि कई बार इमेज दर्पण में उल्टी बनती है। उल्टी जो दर्पण, इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो आपके घर में चम्मच है उसको आप सीधा ऐसे करके देखिए और ऐसे उल्टे टाइप से, दोनों टाइप से अपना फोटो देखिए। आप देखेंगे कि एक टाइप से आपको अपना चेहरा उल्टा नजर आ रहा है। तो ये जो 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो आपको रे फॉर्मेशन ध्यान रखना है कि इमेज जो है वो कैसे बन रही है। जो दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि समान ऊंचाई पे बन रही है। मैं आपको एक बार अभ्यास करा देता हूं इसका, कि आप इस तरीके से, आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरे साथ में इन चीजों का अभ्यास करना है। क्लासरूम के अंदर बैठे बैठे आप ऐसा अभ्यास करें। आपको सिंपल एक दर्पण लिया, आपने ये दर्पण ले लिया, ये आपने दर्पण लिया। अब अपन को बताया कि ये कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ले लिया अपन ने। अब ऑब्जेक्ट से कोई भी प्रकाश की किरण आई, जैसे ये एक प्रकाश की किरण आई और ये टकरा करके यहां से चली गई। ये तो साफ में जा रही मेरे, चलो ये रही किरण, ठीक है। और ये इस तरीके से ये इस तरीके से किरण चली गई। ये आने वाली किरण और ये जाने वाली किरण। और मैं कह रहा हूं कि इमेज बनाने के लिए मिनिमम मुझे 2 किरणें चाहिए। ये ऐसा एक अभिलंब बना सकता हूं, ये अभिलंब बन गया। एक किरण मैंने और ली, ये यहां पे आई और ये टकरा करके यहां से यहां चली गई। ये दूसरी किरण चली गई। और इसके लिए भी मैंने एक अभिलंब बनाया। अभिलंब तो मुझे बनाना ही है, जब भी कोई किरण आएगी तो मुझे अभिलंब बनाना है। अब मुझे, ये मेरी आंख है, इस आंख के अंदर मैं देख रहा हूं ये। अब ये किरण जनरली जो है वो जब तक किरणें मिलती नहीं है, जब तक इमेज बनती नहीं है। तो अब इसको इस तरीके से पीछे बढ़ाया जाए, यहां पर पीछे बढ़ाया जाए तो यहां पर ये मिलती हुई प्रतीत होती है इस जगह पर। अगर इसकी हाइट h है तो ये नीचे भी h हाइट पे इस जगह पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ये समतल दर्पण में बनने वाला चित्र है जो आपकी बुक में एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। इसकी विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। इसकी विशेषताएं के अंदर एक विशेषता तो यह है कि ये चित्र जो है वो आभासी बनता है।
आभासी मतलब ये नहीं कि ये प्रकाश की किरणें सीधी नहीं मिली ना, आपस में मीट नहीं, मिलती हुई प्रतीत हुई। दूसरा जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इसमें ध्यान रखना है कि समान दूरी पर बनती है। बिल्कुल मत, जैसे जिस दूरी पर वस्तु है, ये वस्तु होती है, इसको अपन क्या कहते हैं, इसको वस्तु कहते हैं, और इसको प्रतिबिंब कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, प्रतिबिंब। जिस दूरी पर वस्तु है उसी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, समान दूरी पर बनेगा। और जो तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा, सीधा बनेगा। आज अपन ने सिंपल तरीके से एक सिर्फ दर्पण को समझा है। पहले प्रकाश के कुछ नेचर मैं शॉर्ट में समझाता हूं। पहले अपन ने पढ़ा कि प्रकाश क्या होता है, सिंपल तरीके से प्रकाश किस वेग से गति करता है। फिर अपन ने देखा कि प्रकाश जो है वो एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना करता है, वो है परावर्तन। तो परावर्तन क्या होता है, परावर्तन एक समतल सतह के साथ कैसे होता है, एक समतल सतह के साथ देखा है, अपनी वक्रीय सतह के साथ में नहीं देखा है। फिर समतल सतह के बाद में उसके नियम क्या है, और उसके बाद में परावर्तन की घटना कैसे होती है, एक समतल दर्पण में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरीके से पार्श्व परिवर्तन होता है। ये कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक देखें। अगली जो अपना वीडियो है, आप मेरे साथ में इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आपकी बोर्ड का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये लॉन्ग वीडियोज हैं, आप इनको डिटेल से समझे। जब आपके एग्जाम नजदीक आएंगे तब हम आपको शॉर्ट में इसके रिवीजन करवा देंगे, एक रिवीजन वीडियो डालेंगे जिसमें चीजें सारी आपकी रिवाइज होएगी। लेकिन अभी आपको नॉलेज को शॉर्ट नहीं करना है, आपको बहुत डिटेल से चीजों को समझना है और डिटेल के साथ में पढ़ना है। स्टार्टिंग के जो मेरे 15-20 मिनट थे वो रियली में इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए। जो ये चैप्टर लगभग 3-4 वीडियो में आपके सामने आने वाला है, इससे भी ज्यादा लग सकता है। एक एक न्यूमेरिकल करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे, और अप टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, बहुत डिटेल से करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। और जो मैंने आपको एक जिज्ञासा और क्रिटिकल एनालिसिस के बीज आप में बोए हैं, जो मैंने आपको सोचने के लिए मजबूर किया है, आप सोचिए। आप जितना ज्यादा गहरा सोचेंगे इन चीजों को, आपको और नए नए फैक्ट समझ में आएंगे। जो मैंने क्रिएटिविटी आपको करने के लिए कही है, चाहे वो रिफ्रैक्शन की है, चाहे वो रिफ्लेक्शन की है, आप उसको एक बार करिएगा। चाहे जो ग्लास के अंदर नींबू पानी और सिक्के वाला एक्सपेरिमेंट का है, चाहे इंद्रधनुष बनाने वाला एक्सपेरिमेंट का है, चाहे पेरिस्कोप बनाना है या कैलेडोस्कोप बनाना है, ये कुछ एक्टिविटी हाथ से जरूर करिएगा। आप लाइट के अंदर बहुत जो है गहरा सीखेंगे और स्थायी ज्ञान को प्राप्त करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।